मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में, जिसको उर्दू में मिर्गी कहा जाता है। ये अनफॉर्चुनेटली एक निस्बतन कॉमन कंडीशन है और इसके साथ बहुत ज़्यादा एक नफ्सियाती कंपोनेंट हो जाता है। जिनको होती है उनके पेरेंट्स और वो ख़ुद बड़े परेशान होते हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों की तरह एपिलेप्सी भी एक ट्रीटेबल डिज़ीज़ है और जिसको हो जाए मिर्गी या एपिलेप्सी जिसको हो जाए वो एक नॉर्मल, प्रोडक्टिव, इंजॉयबल, फुल लाइफ एक्सपेक्ट कर सकता है अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाए। पहला तो सवाल हमेशा ये उठता है किसी बीमारी के बारे में जब बात करते हो तो एपिलेप्सी किसको बोलते हैं। ये असल में आपको मालूम है कि हमारी बॉडी को, तमाम बॉडी के जितने फंक्शन है, ये मूवमेंट है, ख़ास तौर पे ये सेंसेशंस हैं, इसको दिमाग कंट्रोल करता है और दिमाग के एक मुख्तलिफ हिस्से बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। आमतौर पे ब्रेन का जो राइट हाफ है वो लेफ़्ट हाफ ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ़्ट है जो राइट को कंट्रोल करता है। और इसमें एक चीज़ है मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारी मूवमेंट का, यानी इसमें हिला रहा हूँ तो ये मोटर कॉर्टेक्स मेरा हिला रहा है। ये मैं राइट हैंड मूव कर रहा हूँ तो लेफ़्ट मोटर कॉर्टेक्स से सिग्नल आ रहा है। अगर मैं लेफ़्ट हैंड हिलाऊंगा तो राइट मोटर कॉर्टेक्स से सिग्नल आ रहा है। अब मैं दोनों हिला रहा हूँ तो दोनों मोटर कॉर्टेक्स जो है ना, मोटर कॉर्टेक्स का मतलब है कि मोटर पार्ट ब्रेन का वो हिस्सा, कॉर्टेक्स उसको ब्रेन को सरफेस को कहते हैं, तो वो ये मूवमेंट करता है। नॉर्मली एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, यानी हम जो भी मूवमेंट करते हैं वो वॉलंटरीली करते हैं। अगर मैं हाथ हिलाना चाहूँ, उंगली उठाना चाहूँ तो उंगली उठेगी, अगर मैं नहीं उठाना चाहूँगा तो नहीं उठेगी। ठीक है ना। तो ये तो है नॉर्मल वॉलंटरी मूवमेंट। लेकिन एपिलेप्सी में क्या होता है, कई दफ़ा बग़ैर चाहे भी आपका जो मोटर सिग्नल पार्ट है वो पूरी बॉडी को सिग्नल भिजवाता है कि वो, यानी जो मसल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को शुरू कर देते हैं। इसकी कई किस्में हैं। एक तो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, ये जनरलाइज्ड मिर्गी कह सकते हैं, जो सारी पूरी ब्रेन को अफेक्ट करती है। उसमें आम तौर पे बंदा पहले बेहोश होता है। बेहोश होने से भी पहले उसको एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ऑरा। ये सब में वैसे नहीं होता। ऑरा का मतलब होता है कि मिर्गी का अटैक आने से पहले कुछ लोगों को अजीब सी चीज़ें नज़र आती हैं, या स्मेल आती है, या सुनाई देती हैं। उससे उनको अंदाज़ा हो जाता है। अगर कोई बंदा वॉच कर रहा है तो वो देखेगा कि मरीज जिसको एपिलेप्सी है उसका चेहरा एकदम से बदल सा गया है, वो ब्लैंक सा हो गया, वो जैसे फ़ज़ा में स्टेयर कर रहा है, जैसे वो कोई मतलब अजीब सा उसकी देखने को उसकी लुक्स हो जाती हैं। फिजिशियन है वो उसको एक सेकंड में पहचान लेगा कि ये मिर्गी का अटैक शुरू हो गया। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको भी ये चाहिए, ये सीख लेना कि ये चीज़ें जब हों तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट को मिर्गी का अटैक होने वाला है। इसको एपिलेप्सी भी कहते हैं। ये जो अटैक होते हैं उसको सीजर्स या कन्वर्शंस बोलते हैं। लेकिन याद रहे कि सीजर्स और कन्वर्शंस सारे के सारे मिर्गी नहीं होते। मिर्गी की डेफिनेशन ये है कि ये जो इस तरह के सीजर्स या कन्वर्शंस हैं, जो दौरे हैं, मिर्गी अटैक हैं, ये बार बार हों। अगर बार बार हों तभी हम इसको एपिलेप्सी कहते हैं। अदरवाइज़ एक आध सीजर किसी बंदे को ग्लूकोज लो हो जाए तो उससे भी हो सकता है, बुखार बहुत तेज़ हो जाए उससे भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नर्वसनेस, बंदा 2-3 दिन रात सोए ना, उससे भी हो सकता है। तो ऐसे में एक आध अटैक को हम मिर्गी नहीं कहते। और अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपके लिए मैसेज है कि एक आध अटैक के ऊपर फटाफट आप एपिलेप्सी की लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ना स्टार्ट करें। कोई एक आध अटैक नॉर्मल बंदों को भी एक्सट्रीम सिचुएशन में हो सकता है। बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन दुनिया में तकरीबन मिलियंस लोग हैं, 7-8 बिलियंस की आबादी है, तो मिलियंस लोग हैं। आम तौर पे ये फैमिली में रन करती है। किसी को मिर्गी हो तो आम तौर पे उसकी फैमिली में भी मिर्गी होती है, या कई दफ़ा मिर्गी किसी ब्रेन में एबनॉर्मलिटी की वजह से भी हो सकती है। यानी किसी बच्चे को मेनिंजाइटिस हो, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाए, या ब्रेन का ट्यूमर हो, या ब्रेन को चोट लग जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए,
इस तरह की चीज़ों से भी मिर्गी के अटैक्स आ सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी में ब्रेन का अगर हम सीटी स्कैन कराएं, एमआरआई कराएं तो कुछ ख़राबी नहीं होती। अगरचे ब्रेन का एक हिस्सा है जो कि ख़राब है, लेकिन एमआरआई में, सीटी स्कैन में वो नज़र नहीं आता। तो सबसे बड़ी तशख़ीस का तरीका कोई टेस्ट नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मैसेज कि अगर किसी को मिर्गी है तो सबसे बड़ा जो इसका टेस्ट करने का, कंफर्म करने का, तशख़ीस करने का तरीका है वो एक अटैक को गौर से देखना। अगर फिजिशियन के सामने, डॉक्टर के सामने ये अटैक हो जाए तो फिर तो कोई शक व शुबा रहता ही नहीं। वो फ़ौरन किसी डाउट के बगैर पहचान लेता है कि ये मिर्गी का अटैक था या कोई और अटैक थे। कई तरह के और भी अटैक्स होते हैं, हिस्टेरिकल अटैक्स भी होते हैं। लेकिन अगर वो घर में हुआ था अटैक, हम लोग पहले जो मरीज़ के अटेंडेंट से, चूँकि मरीज़ तो उस वक्त बेहोश हो जाता है, मरीज़ के अटेंडेंट से पूछते हैं कि पूरी तफसील बताओ। उसको इनकरेज करते हैं कि पूरी तफसील बताएं, ये कैसे हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था, पहले अटैक से पहले मरीज़ की क्या कैफियत थी, अटैक क्या हुआ था, बंदा बेहोश हुआ था कि नहीं हुआ था, उस वक्त उल्टी तो नहीं आई थी, पेशाब तो नहीं निकल गया था, पखाना तो नहीं निकल गया था, मरीज़ ने दांतों में ज़ुबान तो नहीं ले ली थी, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हुई थी, उससे चोट तो नहीं लगी थी, मरीज़ मुकम्मल तौर पर बेहोश था या आर्जी बेहोश था। फिर अटैक कितनी ड्यूरेशन का था, अटैक में मूवमेंट किस तरह से, एक होती है जर्की मूवमेंट, ऐसे इसको कन्वर्जेंस कहते हैं, और कई दफ़ा ऐसे होते हैं बंदा जकड़ जाता है, ये टॉनिक क्लोनिक, ये क्लोनिक है और ये टॉनिक है, ये टॉनिक क्लोनिक होते दोनों। आमतौर पे 2 मिनट 1.5 मिनट का ही होता है अटैक, अगरचे वो इतनी खौफनाक सी सिचुएशन होती है, मरीज़ आमतौर पे समझता होता है कि कई मिनट चला, लेकिन आमतौर पे 1, 2, 3 मिनट ही होता है अटैक। अगरचे एक मिर्गी की किस्म है जिसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, वो कई मिनट भी चल सकता है, घंटों में भी चल सकता है। तो लेकिन ये आम तौर पर अटैक कुछ मिनट्स का ही होता है। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम जो मरीज़ से मांगते हैं, मरीज़ के अटेंडेंट से मांगते हैं कि जब वो अटैक ख़त्म हो गया था तो उसके बाद की क्या कैफियत है। जो सही मिर्गी का अटैक होता है उसमें मरीज़ फौरी तौर पे होश में नहीं आता, काफ़ी हद तक कई मिनट्स तक वो कंफ्यूज रहता है। वो ऐसे जैसे गहरी नींद से उठता है तो दाएं बाएं देख रहा होता हो, हैरान हो रहा होता हो खुद कि क्या हुआ था, पूछते बल्कि क्या हुआ था मुझे। तो ये है असली मिर्गी की निशानी। तो इसमें 2 किस्में हैं, एक जनरलाइज जिसमें बंदा बेहोश होता है, दोनों बॉडी के हाफ इफेक्ट होते हैं, एक होती है पार्शियल की अगर बहुत सारी किस्में हैं, बहुत टेक्निकल तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। पार्शियल में बॉडी का एक हिस्सा इफेक्ट होता है, एक बाजू या एक टांग या एक साइड, लेकिन उसमें बंदा बेहोश आमतौर पे नहीं होता। उसके ऊपर हम फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी आगे हमने इसको ट्रीटमेंट देनी है। कॉजेज़ मैंने बता दिया, मोस्टली फैमिली हिस्ट्री होती है, इडियोपैथिक होता है, लेकिन कभी कभी स्ट्रोक की वजह से, हेड इंजरी की वजह से, मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है, ट्यूमर से हो सकता है। रिकग्नाइज हम देख के करते हैं या मरीज़ की अटेंडेंट से पूछते हैं। हाँ, अलबत्ता तशख़ीस की सबसे अच्छी जो तरीका है वो तो यही है कि अटैक को अगर देख लिया जाए और उसकी डिस्क्रिप्शन पे, और अगर हिस्ट्री ये हो कि इस तरह पहले भी होता रहा। लेकिन हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, अगेन ये बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी, और अगर ये कोई मेरे वीडियो डॉक्टर सुन रहे हैं, यंग मेरे कुलीग सुन रहे हैं, तो एक आध अटैक के बाद प्लीज़ फौरी तौर पे ट्रीटमेंट मत स्टार्ट कीजिए, इसको थोड़ा सा वॉच करें, क्योंकि एक आध अटैक से कोई ख़ास सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं होता। तो पूरी हिस्ट्री लें, और अगर टेस्ट कराने तो एक तो होता है टेस्ट EEG, अगर अटैक को आप विटनेस नहीं कर पाए तो EEG टेस्ट होगा। आपको हैरत होगी कि EEG टेस्ट मिर्गी के बावजूद भी नेगेटिव आ सकता है, और कई दफ़ा मिर्गी नहीं भी आती तो उसमें एबनॉर्मलिटी आ सकती है। इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन आपकी EEG फाइंडिंग को रिलेट करेगा उसके साथ कि कैसा है वो, उसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर ब्रेन का MRI कराया जाता है, ब्रेन का CT कराया जाता है, कई दफ़ा ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं, क्योंकि कुछ ब्लड में ख़राबियाँ भी ऐसी हैं जिससे फिट्स पड़ सकते हैं। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट क्या है कि पहले तो मरीज़ के साथ हम बात करते हैं कि यकीनन आप मरीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सेटबैक होता है, वो समझता है कि आप ज़िंदगी बहुत ही मुख्तलिफ हो जाएगी, यकीनन हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद प्रॉपर इफेक्टिव ट्रीटमेंट के साथ एक बहुत ही इंजॉयबल यूज़फुल ज़िंदगी मुमकिन है।
बेशुमार एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स अवेलेबल हैं, कई उनकी कैटेगरीज हैं। ये एक फिजिशियन ही डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट होगी, वो उसका अंदाज़ा होता है। एक्चुअली आपको वो दवाई सूट करती है कि नहीं करती। सूट करने के दो क्राइटेरिया होते हैं कि आपके कंट्रोल्स फिट्स कंट्रोल हो जाए, दूसरा आपकी दवाई साइड इफेक्ट न दे। इसको टिपिकली हम लो डोज से स्टार्ट करके ग्रेजुअली बिल्टअप करते हैं, और अगर फुल डोज के साथ भी ना कंट्रोल हो तो फिर आमतौर पे या तो स्विच ओवर करते हैं टू अनदर ड्रग, या कुछ केसेस में ऐड ऑन करते हैं कि दवाई और ऐड करते हैं। बहुत ही टेक्निकल काम है ये, बेस्ट करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। फिजिशियन जो एक्सपीरियंस है वो भी कर लेते हैं, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं तो प्लीज़ आप केस को रेफ़र करें। कुछ केसेस में सर्जरी भी हेल्प कर जाती है। अगर तो ब्रेन के अंदर ट्यूमर है तो फिर तो सर्जरी बड़ी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है। लेकिन जिन लोगों में ब्रेन सही आता सीटी स्कैन में, लेकिन EEG के ऊपर पता चल जाता है कि ब्रेन का ये हिस्सा है जो करंट डिस्चार्ज कर रहा है, तो उसको हम कई दफ़ा सर्जिकली रिमूव भी किया जाता है। ये मॉडर्न सर्जरी है, बल्कि आजकल दुनिया में काफ़ी कॉमनली की जाती है। अगर किसी को एपिलेप्सी है, बजाय सारी ज़िंदगी दवाई खाने के, उसको अगर वो सर्जरी करके रिलीफ मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। और भी कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स हैं इसमें, नई बहुत एडवांसमेंट आएंगे, कई डिवाइसेस हैं, वो खैर मेरे स्कोप से भी और आपके स्कोप से भी बियॉन्ड है, इसलिए हम उसको स्किप कर देंगे। आखिर में ये मैसेज दूंगा कि जितना एपिलेप्सी की दवाई में रेगुलरिटी ज़रूरी है, किसी और दवाई में नहीं। यानी आपको अगर सुबह शाम बताई गई है तो प्लीज़ सुबह शाम लें। अगर आपको 3 दफ़ा बताई गई है तो प्लीज़ 3 दफ़ा दें, और प्लीज़ कभी खुद से ना बंद करें, चूँकि एपिलेप्सी की दवाई बंद होने की सूरत में आपको दोबारा से अटैक ना सिर्फ हो सकता है बल्कि ज़्यादा शिद्दत से अटैक हो सकता है। इसलिए एपिलेप्सी की दवाई कभी ना बंद करें। जब भी आपको बंद करने का इरादा हो आप अपने डॉक्टर से मिलें। हम आम तौर पे अगर किसी पेशेंट को एक ख़ास डोज के साथ 3 साल तक भी फिट्स ना आए तो फिर हम उसको ग्रेजुअली टेपर ऑफ करते हैं, लेकिन ये फ़ैसला आपके डॉक्टर ने और आपके साथ मिल के करना है। अगर आपको दवाई के बावजूद कभी कभी फिट पड़ जाते हैं तो फिर इसका मतलब है फिर दवाई आपकी बंद नहीं हो सकती, फिर बल्कि दवाई बढ़ेगी। लेकिन 3 साल से अगर फिट पड़ गया, कोई नहीं पड़ा, तो फिर आपकी दवाई शायद बंद हो जाए। आखिरी बात, अगर आपका कोई लव्ड वन है, आपके सामने उसको अटैक हो जाए तो क्या करना चाहिए? उस वक्त प्लीज़ उसको मुँह के रस्ते दवाई ना दें, ना मुँह के रस्ते को दवाई दें, ना मुँह के रस्ते खुराक दें, बल्कि उसको लटा दें साइड पे लटा दें और उसके गर्दन थोड़ी सी ऐसे पीछे कर रखें और देखें अगर मुंह में अगर उसको कोई चीज़ फंसी हुई है, जैसे कोई उसको अपनी उल्टी पे, तो उंगली से वो साफ़ कर दें, उसको उस पोजीशन में रखें। इमरजेंसी में कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स उसी वक्त ला के उसको डायज़ेपैम देते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं होता, चूँकि 1-2 मिनट में तो फिटने वैसे ही ख़त्म हो जाना होता है। हाँ, अलबत्ता अगर वो स्टेटस एपिलेप्टिकस है जिसमें अटैक ख़त्म नहीं हो रहा, जब बार बार होते हैं, तो फिर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। एक सिंगल फिट के साथ कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, सिर्फ सांस में वो उल्टी या आपकी सिक्रीशन जाने का ख़तरा होता है। उसका तरीका ये लटा दें और वो गर्दन थोड़ी एक्सटेंड करें। और इसके अलावा दवाई मुस्तकिल खाएं। और एक ये भी तरीका होता है कि बाहर दुनिया में एक ब्रेसलेट पहना जाता है, ताकि अगर आपको कहीं फिट्स पड़ जाएं और आपके किसी जहाँ सड़क पे गिर जाएं तो जो भी आपको रेस्क्यू वाले कोई भी देखें तो उनको फ़ौरन पता चल जाए कि आपको फिट्स की बीमारी है, तो फिर आपको उसके हवाले से ट्रीटमेंट मिल जाए। बहुत शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान, ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई थी, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है बाकी मरीज़ों तक भी पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान, मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से।